हाय। सो जैसे हम लोग जब फिजिक्स की बात करते हैं तो अपने पास एक ऐसा टॉपिक है जो शायद पूरी की पूरी फिजिक्स में हमारे काम आता है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये यहां पर, ये एक तरह से एक बहुत बेसिक टूल है जो आपको पूरी फिजिक्स में काम आएगा, और इसे हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो आज का जो चैप्टर हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज, क्या होते हैं वेक्टर्स, कैसे काम करते हैं, क्या इनके बारे में हमें जानना है। उन सबको स्टार्ट करने के लिए let us understand something called magnitude। तो वेक्टर समझने तक जाने के पहले क्या समझना है? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, राइट? देखो, आप लोग नॉर्मली मार्केट जाओ और मार्केट से आप कोई सामान खरीदना चाहो तो आप शॉपकीपर को कुछ क्वांटिटी बताओगे, राइट? जैसे आपने उसको बोला कि 2 kg राइस दे दीजिए, या सपोज हमने बोल दिया 5 पेन दे दीजिए। ऐसे ही मांगते हैं ना हम सामान। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, हम लेकर के आए राइस, वो मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी क्या बताई हमने? 2 किलोग्राम। ऐसा तो नहीं है भाई साहब 2 राइस दे दो या 5 किलोग्राम पेन दे दो, ऐसा तो नहीं होता ना। पेन कैसे मांगते हैं? नॉर्मल काउंटिंग, 1 2 3 4 5। राइस ऑन दी अदर हैंड किस में मांगेंगे? एक यूनिट लगा के, किलोग्राम। तो जो ये क्वांटिटी का मेजरमेंट है, जो भी मेजरमेंट, इसी मेजरमेंट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। ठीक है ना? बहुत सारे एग्जांपल है। यहां से आप किसी जगह पे जाना चाहे 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया डिस्टेंस का, राइट? किसी ने हमसे कहा कि चलो टाइम बता दो, तो हमने उसको टाइम बताया 11 o'clock, राइट? उसने कहा कि अच्छा हाफ एन आवर, तो उसने क्या बोल दिया? 30 मिनट टाइम का मेजरमेंट हो गया। तो ये जो अलग अलग मेजरमेंट है किसी भी क्वांटिटी के, वो क्या कहलाते हैं? मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। बात क्लियर है? नाउ टॉक अबाउट अनदर क्वांटिटी कॉल्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन से क्या मतलब होता है? चलो डायरेक्शन समझने के लिए ना ये समझते हैं। आप सोच रहे होगे सर ये क्या कर रहे हैं? ये गीता भवन स्क्वायर है। यहां पर गीता भवन का बस स्टॉप है, वो आई बस वाला, ऑब्जर्व कर ही लिया होगा। हम यहां है कहीं, वी आर हियर, MGCI। आप यहां पे पढ़ रहे हो। अभी क्या हुआ? आपके कोई अंकल या आपके कोई मिलने वाले, आपके कोई रिलेटिव आए और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपका भी ब्रेक का टाइम है, आपने कहा ठीक है हम मिल सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कहां पे आना है, तो अब आप उनको क्या बोलोगे? MGCI आ जाओ, है ना? पॉसिबिलिटी यार, वो पूछेंगे भाई कहां है MGCI, तो या तो गूगल मैप लगा लें, वो एक ऑप्शन। मान लो गूगल मैप नहीं चलाना चाहते, फिर क्या करें? तो देखो यही करोगे ना, उनको पहले आप बोलोगे गीता भवन स्क्वायर आ जाओ। अब गीता भवन स्क्वायर आने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बस ले लें, ऑटो ले लें, कुछ भी कर लें, राइट? तो कहां पहुंच गए वो? गीता भवन स्क्वायर पहुंच गए। यहां पे उतरे, आई बस से उतरे। अब आप क्या बताओगे उनको? अब आप उनको बताओगे कि देखो अंकल, सामने की तरफ चलो अराउंड 50 मीटर, उसके बाद एक ऐसा टर्न दिखेगा आपको, है ना, 40-45 डिग्री पर। ऐसे आप जाओगे, इस तरफ टर्न दिखेगा 45 डिग्री पर। तो ये जो 45 डिग्री का रोड है उसी को ले लेना, उसी पे आगे जाके और आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, उसके बगल में MGCI है। ऐसे ही बताएंगे ना उसको। तो जो आप यहां पे बात कर रहे हो, देखो हम कौन कौन सी दो चीजों की बातें कर रहे हैं। जब आप किसी को रास्ता बता रहे हो, एक तो आप उसको बोल रहे हो कितना दूर चलना है। जैसे आपके अंकल हैं, आपने उनको क्या बोला? 50 मीटर आ जाओ अंकल,
100 मीटर आ जाओ अंकल। दूसरी बात आप क्या बोल रहे हो, कहां मुड़ना है, राइट, लेफ्ट, सीधा जाना, 45 डिग्री पे मुड़ना। तो दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन हो गया, एक तो आपने लेंथ बताई और दूसरा एंगल। अब लेंथ जो बताई वो किस में कवर हो गई, मैग्नीट्यूड में। तो ये एंगल जो होते हैं ना, इन्हीं एंगल को हम कहते हैं डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज एन एंगल बेस्ड ऑन सम बेस लाइन। कोई एक आपको बेस लाइन दे दी जाएगी और उसी बेस लाइन से आप जो भी एंगल बना रहे हो उसको हम क्या बोल देंगे, डायरेक्शन। ठीक है ना। तो दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये दो चीजें याद रखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हुआ, किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट। डायरेक्शन क्या हुई, किसी पर्टिकुलर लाइन से आप जो भी एंगल बना रहे हो वो। चलो अब फोकस करते हैं दूसरी चीज पर। यह है पॉइंट ए। ठीक है, मतलब वही वाला केस हो गया, ये वी आर हियर वाला। यहां से 50 किलोमीटर अवे कोई प्लेस है, मान लो बोल देते हैं देवास। इस तरफ 50 किलोमीटर चले जाएं तो एक और प्लेस है, लेट्स कॉल खातेगांव। और इधर 50 किलोमीटर चले गए तो अपना आ गया सपोज ये सिमरोन। तीन अलग अलग रास्ते बना दिए। पॉइंट ए कुछ ऐसा है कि इस तरफ क्या है 50 किलोमीटर देवास, इधर 50 किलोमीटर क्या है खातेगांव, इधर 50 किलोमीटर सिमरोन। बढ़िया, एक नई गाड़ी लाए, एकदम न्यू, है ना। और न्यू कार में हमने डलवाया 5 लीटर पेट्रोल। हमें यह पता है कि 5 लीटर पेट्रोल में ये 50 किलोमीटर चली जाएगी हमारी गाड़ी। तो अब मैं ए पॉइंट से कहां कहां जा सकता हूं। अपने पास तीन ही रास्ते हैं और कोई रास्ता है नहीं। तो ए से हम 50 किलोमीटर चले। अब 50 किलोमीटर जब चले तो हम लोग या तो कहां जा सकते हैं, देवास जा सकते हैं, या हम खातेगांव जा सकते हैं, या फिर हम सिमरौल जा सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी प्लेस पे पहुंच सकते हैं ना 50 किलोमीटर के बाद। बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो अगर मुझे केवल इतना बोल दिया जाए कि डिस्टेंस चलना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ उतने डिस्टेंस तक पहुंच जाओगे, चाहे आप खातेगांव की तरफ चले जाओ, चाहे देवास, चाहे सिमरोन। लेकिन आप समझना, अगली बात जो मेन बात समझानी है आपको, अगर आप पॉइंट ए पर खड़े हो, आपकी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल है, मतलब 50 किलोमीटर जा सकती है, और आपसे बोल दिया गया कि हां भाई सिमरोल जाना है, और आप चले गए इस वाले रास्ते पर, तो क्या सिमरोल पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। देवास पहुंच जाओगे, सिमरोल नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? 50 किलोमीटर के बाद गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब ये नहीं कहना सर फिर वो डलवा लेंगे और पेट्रोल डलवा लेंगे, हाँ डलवा लोगे, बात सही है, पर जो अपनी कंडीशन है उनके हिसाब से सोचें तो। बात समझ में आ रही है। तो क्वांटिटी दो टाइप की हो गई। अगर हम बोले कि देखो भाई 50 किलोमीटर जाना है, किसी भी रास्ते पे चले जाओ, क्या ही फर्क पड़ेगा, 50 किलोमीटर चले जाओगे, 50 किलोमीटर तो जा सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले नहीं सिमरोल ही जाना है, तब फिर तब फिर किसी भी रास्ते पे नहीं जा सकते, तब आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई ना, तब किसी पर्टिकुलर रास्ते पर ही जाना पड़ेगा।
तो दो तरह की क्वांटिटी हो जाती है अपने पास, अगर हम इस सेंस में समझे तो। पहले टाइप की क्वांटिटी होती है वेयर डायरेक्शन डज नॉट प्ले अ रोल। जैसे अपन ने कहा 50 किलोमीटर, हाँ ठीक है चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसे क्वांटिटीज को हम कहेंगे स्केलर। एंड द सेकेंड वन इज वेयर डायरेक्शन प्लेज अ रोल। और अगर डायरेक्शन कुछ रोल प्ले करता है तो ऐसे क्वांटिटीज हम किस वाले ऑर्डर में रखेंगे? वेक्टर वाले फॉर्म में। तो होंगी आपके पास दो तरह की क्वांटिटीज, स्केलर और वेक्टर। चलो अब इनको थोड़ा सा अच्छे से तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले टाइप की क्वांटिटी हो गई आपके पास कौन सी? स्केलर क्वांटिटीज। कैसे क्वांटिटीज को स्केलर कहते हैं? दीज क्वांटिटीज रिक्वायर, किसकी जरूरत है इनको? मैग्नीट्यूड की। ये तो पता होगा कि कितना किलोग्राम है या कितना मीटर है ये सब, लेकिन डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो दीज क्वांटिटीज रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। इसके एग्जाम्पल में लिखें अगर हम, तो हम लिख सकते हैं मास, है ना, टाइम, लेंथ। पूरी फिजिक्स में हम जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो स्केलर, वेक्टर, इन सारे में कहीं ना कहीं पे डिफाइन होती है। तो मतलब इतनी बात तो सिंपल सी है ना कि दो तीन एग्जाम्पल में हम सब कवर नहीं कर सकते, बट लेट अस कीप दीज जस्ट टू बिगिन। स्टार्टिंग के लिए इतना बहुत सही है। The second one we have is known as a vector quantity. So what kind of quantities are called vector? These quantities require what all? First one is magnitude. Second one is direction. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो ठीक है, दोनों ही चाहिए, प्लस दे शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन क्या होता है ये तो हम सीखेंगे थोड़े से देर के बाद, लेकिन इनको वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए। सर ये कंडीशन क्यों लगा दी? ये कंडीशन इसलिए लगा दी बेटा कि एक क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ी होगी क्लास 10th में फॉर एग्जांपल, वही जो सेल लगा देते हैं, वही जिसको ऐसे जो टच करने पे ऐसे ऐसे झटके लगते हैं, अरे इलेक्ट्रिक करंट, है ना, करंट बोलते हैं नॉर्मली। अब इलेक्ट्रिक करंट में याद करो क्या पढ़ा था? ऐसे एक सेल बनाते थे, एक छोटा डंडा एक बड़ा डंडा, एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा देते थे। तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां जाता था? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। याद आई बात? मैग्नीट्यूड तो है ही, 2 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट, न्यूमेरिकल भी करें, डायरेक्शन भी है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर? क्योंकि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर। तो फिर सर ऐसी क्वांटिटीज का क्या करें जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, और जो मतलब वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते या जो वेक्टर में कैटेगराइज नहीं होते? तो देखो ऐसी वाली क्वांटिटीज के लिए ना, वी टेक द सेफर रूट, वी फॉलो व्हाट एनसीईआरटी से। तो फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी बोलती है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी। अब एक और तरीका है, वी हैव अ थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वांटिटीज विच इज नोन एज टेंसर
और टेंसर वैसे तो बहुत डिटेल्ड है अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, पर क्योंकि अपने सिलेबस में ये कवर नहीं होते, अपने सिलेबस में केवल बेसिक बस इतना ही है कि कोई क्वांटिटी टेंसर है या नहीं। जैसे स्केलर है कवर होती है, वेक्टर है कवर होते हैं, क्या करोगे अगर वेक्टर मिला, कैसे काम करोगे, एक्सेट्रा। टेंसर कवर नहीं होते। तो टेंसर के लिए हम नॉर्मली बस इतना लिख लेते हैं दैट इफ अ क्वांटिटी कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज आइदर स्केलर और वेक्टर, इट इज कॉल्ड टेंसर। जिसे ना तो हम स्केलर बोल पाए ना हम वेक्टर बोल पाए, क्या बोल देंगे हम उसको, टेंसर बोल देंगे। तो अपने पास कौन कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर हो गई, स्केलर को क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड, केवल मेजरमेंट, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं है ना, डायरेक्शन आप कोई भी ले जाओ मेजरमेंट उतना ही रहेगा। दूसरी क्वांटिटी कौन सी हो गई, दूसरी क्वांटिटी हो गई वेक्टर, वेक्टर के एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। और तीसरी क्वांटिटी क्या बोली हमने, तीसरी क्वांटिटी हमने बोली कि जो ना स्केलर में आ पाएंगी ना वेक्टर में आ पाएंगी, उनको हम क्या बुला देंगे, उनको हम बुला देंगे टेंसर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी के लिए समझने वाली बात यह है, ये तो बहुत कॉमन है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो होना चाहिए। जब तीनों कंडीशन मिलेंगी तब वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं होगी। तो गुड सो फार, यहां तक की बातें सही है। मैग्नीट्यूड में कहीं कोई प्रॉब्लम है, मैग्नीट्यूड का मतलब मेजरमेंट, डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्शन का मतलब जो भी बेस लाइन हमें गिवन है उसके कंपैरिजन में हम क्या देख रहे होंगे, एंगल। इसके बाद इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा था कि किसी किसी क्वांटिटी को केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, 50 किलोमीटर जाना है चले जाओ, डायरेक्शन से कोई लेना ही देना नहीं है, तो डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। पर वहीं पे हमने एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखा था कि अगर हमें सिमरोल ही जाना है तो फिर हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो कभी कभी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब अगर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो वो क्या कहलाएंगे, वेक्टर कैटेगरी। डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, स्केलर कैटेगरी। और ना स्केलर हो पाए ना वेक्टर हो पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसर। चलो तो अभी समझ लेते हैं कि ठीक है सर, वेक्टर तो समझ में आ गए। अब तो वेक्टर का हम करें क्या, वेक्टर भी तो वैसे ही होंगे जैसे नॉर्मल नंबर है, नहीं वेक्टर वैसे नहीं। अब समझो पहले वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा के पहले एक नॉर्मल सा मैं वर्ड लिख रहा हूं, अलजेब्रा, ये समझ लो। मैथ्स में क्लास 7th 8th में कहीं अलजेब्रा स्टार्ट होती है, कैसे कहां पे क्या करते हैं, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 100 रुपीज, और उसको हम लिखते हैं ऐसे, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू एक्स। तो इक्वेशन बना लेते थे 5x इज इक्वल टू 100। ऐसी चीजों के लिए इंट्रोड्यूस किया था हमने। तो एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में अपन को दिया था कॉस्ट ऑफ पेन, और कॉस्ट ऑफ पेन के प्लेस पर हमने क्या यूज किया, एक सिंबल, एक्स वाई सी जो भी, लेकिन एक सिंबल। और फिर हमने इस सिंबल के लिए चीजें पढ़ना शुरू करी, एक्स को एक्स में ऐड करोगे 2x आ जाएगा, एक्स के साथ वाई लिख दोगे ऐसे ऐड नहीं होते, एक्स इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर। याद है ये सारी चीजें। तो जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो बेसिकली दो चीजें अपने पास आनी चाहिए, दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। पहला कि हमने कोई एक वेरिएबल लिया होगा, और दूसरा
उस वेरिएबल के साथ कैसे एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा वो कराऊंगा। बस ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन ही आपका अलजेब्रा कहलाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में फर्स्ट थिंग दैट वी विल लर्न इज कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर लिखा कैसे जाता है। तो पहले नोटेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। देखो बेटा, हम फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना, वो या तो आपके फॉर्मूला फॉर्म में होते हैं या फिगर फॉर्म में होते हैं। ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल कहलाता है फिगर फॉर्म, और फॉर्मूला फॉर्म नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म। तो दोनों केसेस में वेक्टर कैसे लिखे जाएंगे देख लेते हैं। पहला ग्राफिकल और ज्योमेट्रिक, या नॉर्मल कौन से फॉर्म में हो गया ये, फिगर वाले फॉर्म में। तो नॉर्मल फिगर के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ सिंपल स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन के किसी एक तरफ ऐसे एरो मार्क। ये जो पीछे का पोर्शन है इसका स्ट्रेट लाइन का, दिस इज कॉल्ड टेल। और टेल होती है प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। अभी सब बातें एक एक बार समझेंगे कि ये प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। इस वेक्टर को सपोज मैं बोल दे रहा हूं ए बी, तो जिस तरफ एरो होगा उस तरफ डायरेक्शन होगा। तो एरो हेड क्या दिखाता है, डायरेक्शन का पॉइंट। जैसे ये वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहा है कि बी से ए की तरफ, तो ये वेक्टर ए से बी के डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड क्या है, देखो कई बार क्या है ना, मैग्नीट्यूड बनाना पॉसिबल होते हैं। जैसे मान लो कोई बोले 5 सेंटीमीटर, आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दोगे। लेकिन अगर किसी ने कहा 5 किलोमीटर, नोटबुक तो तुम्हारी इतनी सी है, अब इसमें 5 किलोमीटर कैसे बनाओगे। या किसी ने कहा 100 मीटर पर सेकेंड, नोटबुक मूव करेगी क्या वेलोसिटी से, नहीं कर सकती ना। तो वो 100 मीटर पर सेकेंड कैसे बनाओगे। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे देखो दो वेक्टर है अपने पास, एक है मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 50, चलो तीन ले लेते, और तीसरा है 150। हमें ये तीन वेक्टर बनाने हैं। हमने क्या किया, पहला वेक्टर बनाया, सबसे पहला वेक्टर 100। अब 100 मीटर की तो हम लाइन ड्रॉ कर नहीं सकते थे, तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे लाइन ड्रॉ एक कर ली विच इज से 10 सेंटीमीटर। तो हमें ड्रॉ क्या करना चाहिए था, 100। हमने कितना ड्रॉ करा, 10। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझो आगे की बात। अगर हमने कहा कि भैया 100 का मतलब हम तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो 50 का मतलब कितने सेंटीमीटर की लाइन हो गई। सोचो सोचो सोचो, जल्दी से दिमाग लगाओ, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर ओनली। ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब। बात समझ में आई। प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर मैंने 100 को 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करा, तो 50 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 सेंटीमीटर से। बताओ 150 को काय से रिप्रेजेंट करेंगे, 100 को 10 से रिप्रेजेंट करा था, मतलब 1/10 कर दिया एक तरह से, यही तो करा। यहां से यहां कैसे पहुंचे होंगे, 100 डिवाइड बाई 10। यहां देख लो वही पहुंचा, 50 डिवाइड बाई 10। तो यहां पे भी क्या करोगे, 150 डिवाइड बाई 10, मतलब कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, 15 सेंटीमीटर की। तो इस वाले केस में जो अपनी लाइन आएगी वो आ जाएगी ऐसे, 15 सेंटीमीटर। और ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा 15 सेंटीमीटर, ये रिप्रेजेंट कर देगा वेक्टर ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। आया प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब समझ में। तो जो टेल है ना, वो टेल इक्वल टू मैग्नीट्यूड नहीं है। हम 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच के इसकी वैल्यू 150 नहीं बोल सकते, इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनल है। अगर हमें दो वेक्टर मिले, मान लो एक वेक्टर ऐसा है
दूसरा वेक्टर ऐसा है, इसकी वैल्यू, इसको हमने मेजर कर लिया, मेजरमेंट करने के बाद ये मिला मुझे 6 सेंटीमीटर, ये मिला मुझे 8 सेंटीमीटर। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अब किसी ने हमें बोल दिया कि वेक्टर ए रिप्रेजेंट्स 300 न्यूटन, तो वेक्टर बी की वैल्यू बता दो कितनी है। हम बहुत आराम से क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, इनका रेशियो है ना, इज इक्वल टू 6/8, प्रपोर्शनल है, ये है प्रोपोर्शनैलिटी। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 300, बी हमें चाहिए है, दिस विल बी 6/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बी कितना आ गया 300 इंटू 8/6। आई बात समझ में? तो जो लाइन है, जो लेंथ है किसी भी वेक्टर की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। और इक्वल होना जरूरी नहीं है, पर प्रोपोर्शनल होंगे ये जरूरी है, चाहे जितने भी वेक्टर ड्रॉ हो। चलो जी, तो अभी इसके आगे ये समझते हैं। जरूरी है सर हर बार आपने लेफ्ट राइट ही बनाए इसी में वेक्टर बने? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका एक वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब ये एक वेक्टर हो सकता है, इसका डायरेक्शन ओ से पी की तरफ है, ये वेक्टर हो सकता है, इसका डायरेक्शन ओ से क्यू की तरफ है। जिस तरफ एरो लगा होगा उस तरफ हम सीधा डायरेक्शन उसका मान लेंगे। तो दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात क्या, कि हम किसी भी जगह पे एक एरो ड्रॉ कर दें, तो एरो ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एरो में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो एरो की टेल होगी, तो जो टेल होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड, और प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड के, और जिस तरफ एरो लगा होगा उस तरफ डायरेक्शन। अगर हम ये लगा देते हैं एरो, तो ये वेक्टर क्या बन जाता, बी ए, बी की तरफ लगा है तो वेक्टर क्या बन गया, ए टू बी। क्लियर है यहां तक की बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको पॉलिशिंग कर लेते हैं। देखा आपने क्या किया, हमने एक वेक्टर लिया था, उस वेक्टर को ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो बता रहा हूं, जब इसी को ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट किया, क्लोन बनाया, पैरेलल लाइन है, तो क्या इसकी लेंथ बदली? नहीं बदलेगी ना, लेंथ कैसी है, सेम। अगर लेंथ सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैसा है, सेम है। डायरेक्शन के बारे में बात करी जाए तो ये भी इसी साइड पॉइंट कर रहा है, देखो पॉइंटर भी नहीं बदले, जिस तरफ पॉइंटर थे वो भी सेम है, तो डायरेक्शन भी सेम। और वेक्टर में मेन दो ही चीजें तो होती हैं, एक मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन। तो भाई मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, सेम ही है, या इक्वल हैं, कम से कम इतना तो बोल ही सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, शिफ्टिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट चेंज
द वेक्टर। बात समझ में आई? हुआ क्या वेक्टर चेंज? नहीं हुआ। तो अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल में शिफ्ट किया जाएगा ना, वो वेक्टर को चेंज नहीं करता। ठीक है ना? चलो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे सपोज यह है एक वेक्टर, इसका बना लेते हैं क्लोन, और इसको ले जाते हैं ऐसे आगे की तरफ कहीं पे भी। एक ये बना लिया, चलो एक और क्लोन निकाल लेते हैं इसका, एक ये बना दिया, एक थर्ड ये बना दिया, चार बना दिए, और एक पांचवें का ये काम कर रहे हैं। इसको यहां पे लेके आए और इसको ना, इसको यहां पे ऐसे रोटेट कर दिया। चलो इन सारे वेक्टर्स को हम कुछ कुछ नाम दे देते हैं। से दिस इज वेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और इसको हम बुलाएंगे 6 एंड 7। इनके एरो हेड बना ले रहे हैं। अब एक बात समझो, हम लोग वेक्टर नंबर 1 पे थे। जरूरी नहीं है कि पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब ऐसे ऊपर नीचे ही हो, एक के सामने ऐसे हो, ऐसा कुछ नहीं। पैरेलल का मतलब आगे जा सकता है, पीछे हो सकता है, ऐसे थोड़ा सा साइड। जैसे देखो 1 से 3, सो सॉरी, जैसे ये देखो 1 से 3, ये थोड़ा सा कैसे रहा, आगे की तरफ चला गया। ये 1 और 2 ऑलमोस्ट पैरेलल है, थोड़ा पीछे चला गया। 1 और 4 पैरेलल है लेकिन आगे की तरफ चले गए। 1 और 5 उसी लाइन में आगे चला गया। तो पैरेलल शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि एक के नीचे ही दूसरा है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा सा दाएं बाएं, हर तरफ जा सकता है। राइट? ये सारे वेक्टर सेम होंगे। ये है पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब। उसी लाइन में होना जरूरी नहीं, उसके ऊपर नीचे होना जरूरी नहीं, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे भी कर दोगे तब भी इक्वल होंगे। लेकिन जरा यहां पे देखो, जब हमने इसको रोटेट करा तब क्या हुआ? वेक्टर नंबर 6 और वेक्टर नंबर 1 डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। लेकिन जैसे वेक्टर नंबर 7 बनाया, अब वेक्टर नंबर 7 का डायरेक्शन कहां चला गया? ऐसे चला गया, नीचे की तरफ। और वेक्टर नंबर 6 कहां था? ऐसे था, इस तरफ। तो इन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हो गए ना। 6 ऐसा है, 7 ऐसा है। मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, क्योंकि हमने क्लोन बनाए हैं एक ही चीज के। तो क्लोन बनाए हैं तो लेंथ तो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो गए। यानी कि वेक्टर नंबर 6 और 7 चेंज हो गए, सेम नहीं बचे। क्यों हुआ ये? क्यों हो गए डायरेक्शन अलग अलग? नोटिस करा था क्या किया था यहां पे? हमने इस वेक्टर को पकड़ के घुमा दिया था। तो अपने जो 2 पॉइंट निकल के आए वो क्या है? पहला तो ये शिफ्टिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, और यहां पे जो मैंने स्पेस छोड़ा था वो इसीलिए छोड़ा था। पैरेलल का मतलब कैन बी स्लाइटली अहेड और बैक। पैरेलल का मतलब एग्जैक्टली पैरेलल नहीं, वो वेक्टर को चेंज नहीं करता। रोटेशन में अगर मैं वेक्टर को रोटेट कर दूं, तो रोटेटिंग अ वेक्टर चेंजेस इट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को रोटेट कर दूंगा, तो रोटेशन से क्या होगा? वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाए, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल जाएगा। और अगर मैं किसी वेक्टर के साथ मान लो ये करूं, जैसे वेक्टर नंबर 4 है, मैं वेक्टर नंबर 4 को ऐसे थोड़ा सा छोटा कर दूं, इतना, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ बदल गई। तो अगर इसकी लेंथ बदल जाएगी तो इस केस में क्या होगा? चेंजिंग लेंथ ऑफ अ वेक्टर चेंजेस इट
ड्यू टू मैग्नीट्यूड। क्या क्या समझे? वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ना तो उसकी लेंथ बदलती है और ना ही उसका डायरेक्शन बदलता है। तो जब भाई लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो वेक्टर कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट, सेम होते हैं। लेकिन अगर मैं किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करूं, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करूं और उसकी लेंथ बदल दूं, पैरेलल शिफ्टिंग तो करी इस वाले केस में, लेकिन ये जो लेंथ है ये ओरिजिनल वेक्टर के इक्वल नहीं बची, तो पैरेलल शिफ्ट करूं लेकिन लेंथ बदल दूं, तो उसका क्या बदल जाएगा? मैग्नीट्यूड, और वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड बदलने से वेक्टर बदल सकता है। दूसरा, अगर मैं किसी वेक्टर को रोटेट कर दूं, रोटेट करने से क्या होगा? उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, और डायरेक्शन बदलने से भी क्या हो जाएगा? वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर को अगर इक्वल रखना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कुछ भी बदला तो वेक्टर सेम नहीं रहेगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। बढ़े आगे। अब ये तो हो गई बात हम लोग अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सिंपल। मतलब अगर हमें राइटिंग में किसी वेक्टर को प्रेजेंट करना हो, हम लोग नॉर्मली मान लो नोटबुक में लिख रहे हैं और वहां पे आ गया फोर्स वेक्टर, तो एक ऑप्शन तो ऐसा रहेगा, ऐसे लिखो पूरा पूरा फोर्स वेक्टर, और इसी के साथ दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? फोर्स के लिए सिंबल है एफ, इसके ऊपर एरो मार्क कर दो। तो वेक्टर को राइटिंग में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? अल्फाबेट विद ओवरहेड एरोस। जैसे जैसे देखो, पी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर। बात समझ में आ गई ना? सिंगल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंगल लेटर, डबल लेटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या लिखा अपन ने? पी, और पी के ऊपर एरो लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? पी वेक्टर हो गया ये, जैसे इसके ऊपर एरो लगा। ठीक है ना? ए बी वेक्टर, इसके जो पॉइंट है वो ए और बी है। अच्छा, इसमें एक बात और अच्छी समझने वाली है, जब हम दो पॉइंट की हेल्प लेते हैं ऐसा, तो इसका जो स्टार्ट होगा वो ए से होगा, और जो एंड होगा वो बी पर होगा। तो पहला पॉइंट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा एंडिंग पॉइंट। अब जब सिंगल है तो उससे कोई, मतलब क्वांटिटी ही अलग टाइप की होंगी, लेकिन जब डबल लेटर है तो हमें यह भी पता होता है कि कौन सा इनिशियल या स्टार्टिंग है और कौन सा एंड पॉइंट है। एक तीसरी चीज समझ लो, काम आएगी। कभी कभी जब आप बुक में पढ़ोगे ना इक्वेशंस, तो आप इक्वेशन में ये नोटिस करोगे कि कुछ चीजें बोल्ड में लिखी हैं और कुछ चीजें ऐसे नॉर्मल फॉन्ट में। मैं जैसे अभी तुम्हें बताऊं, इक्वेशन ऑफ मोशन खोलना, वो ब्लू कलर के जो प्रिंट वाली एनसीईआरटी है उसमें बहुत क्लियर देखिएगी ये बात। तो उसमें ऐसे लिखते हैं, v ऐसे होगा, बोल्ट फिल्ड इक्वल्स यू फील्ड प्लस ए और साथ में सिंगल। तो वी, यू और ए तीनों बोल्ड में लिखे होंगे, और टी ऐसे नॉर्मल बिना बोल्ड का। ये क्या करा? देखो, प्रिंटिंग में ना ये ऊपर एरो हेड फॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो जो बोल्ड लेटर्स होते हैं,
वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर्स। अब ये नहीं सर हम तो थ्योरी पढ़ रहे थे, थ्योरी में तो इंपॉर्टेंट टर्म को भी हाईलाइट करते हैं, ठीक है, वो भी बात सही है, जहां पे बोल्ड लेटर्स लिखे जाते हैं वो हाइलाइटर का भी काम करते हैं, लेकिन कभी ऐसे इक्वेशन फॉर्म में कुछ लिखा हो और इक्वेशन फॉर्म में क्या मिल जाए, कुछ बोल्ड मिल जाए और कुछ नॉन बोल्ड मिल जाए, तो समझ लेना कि जितने भी बोल्ड लेटर हैं वो कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गुड सो फार। सो वेक्टर क्या होते हैं समझ लिया, वेक्टर के साथ हमने ये भी समझ लिया कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, किस तरीके से वेक्टर सेम रहेंगे और किस तरीके से वेक्टर बदल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि वेक्टर्स का एडिशन किस तरह से किया जाता है, वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, जितनी भी चीजें हम जिस लेक्चर में कवर कर पाए। सो स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वॉचिंग दिस स्पेस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।